जय हिंद दोस्तों। यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस के लिए हम लोग क्लासें चला रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने यूपी जीके कंप्लीट कर रहे थे, यूपी स्पेशल जो लगभग 20 नंबर का आपका आता है। तो इस 20 नंबर वाले पोर्शन में अभी तक हमने 3 क्लासें अपलोड कर दी हैं। कितनी? 3 क्लासें अपलोड कर दी हैं। वो तीनों क्लासें आप जा करके अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। कुछ सीरियस बच्चे हैं जो लगातार क्लासें वीडियो क्लासें देख रहे हैं, नोट्स भी बना रहे हैं, और जिन लोगों को नोट्स नहीं बनाना उन लोगों के लिए पीडीएफ भी उपलब्ध हो जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना, बस आप अच्छे से वीडियो देख लो, समझ लो। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। आप चाहो तो इसका कंटेंट बना भी सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में यूपी जीके की प्लेलिस्ट लगा लेंगे, वहाँ से जा करके आप देख लीजिएगा। इसके साइड में हम लोग आज से आपदा प्रबंधन प्लस इन्वायरमेंट ये वाला सेगमेंट चालू कर रहे हैं, जो 10 नंबरों का आता है। कितने? 10 नंबरों का आता है, आपदा प्रबंधन प्लस इन्वायरमेंट। तो इस पोर्शन में आज हम लोग 10 नंबरों के क्लास को लेकर के चालू कर रहे हैं सीरीज। उस तरफ दूसरे साइड यूपी स्पेशल चल रहा है, इस साइड हम लोग आपदा प्रबंधन और इन्वायरमेंट की ही क्लास चालू करेंगे। तो आज इसकी पहली क्लास होने वाली है। आपदा प्रबंधन और इन्वायरमेंट में हम लोग पर्यावरण आज चालू करेंगे, यानी इन्वायरमेंट को चालू करेंगे। इसके बाद हम लोग आपदा प्रबंधन को कंप्लीट करेंगे। तो परेशान ना होइएगा, एक एक जिस तरीके से टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं इसी तरीके से आप नोट्स बनाते चलिएगा, वरना पीडीएफ हम आप लोगों को प्रोवाइड तो कराएंगे ही, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्लास देखते हैं। से पहले जितने लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखें, ठीक है, ताकि जितने वीडियो बनाए उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे कि क्लास कब अपलोड होती है, कैसे चलती है, किस तरीके से कौन कौन सी क्लासें अपलोड हो चुकी हैं। अब ये देखिए, सबसे पहले हमें ये वो सिलेबस है जो ऑफिशियली सिलेबस दिया गया है आपके पाठ्यक्रम में। अच्छा, कुछ बच्चों को सस्पेंस है, 2 बार इसका सिलेबस बदला गया। अब क्या है, जो पहले सिलेबस था उसमें गणित वगैरह भी, रीजनिंग वगैरह भी शामिल थी, वो सिलेबस नहीं आपको देखना है। जो लेटेस्ट 1 अप्रैल के बाद जो सिलेबस जारी हुआ था उसको आपको देखना है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें हम समझाने का प्रयास भी कर रहे हैं। देखिए, ये आपदा प्रबंधन और पर्यावरण पारिस्थितिकी का ऑफिशियली सिलेबस है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट एक बार प्लीज़ ले लीजिए, ठीक है। यही सिलेबस हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। देखिए, तो आज से हमारी ये वाला सेगमेंट चालू होगा, फिर हम लोग इसको भी कंप्लीट करेंगे, यानी ये भी साइड में चलेगा। अब पर्यावरण पारिस्थितिकी में जो पहला चैप्टर है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, इसको आज हम कंप्लीट करेंगे। ये लगभग हमारा 5 से 6 क्लास में हम कंप्लीट कर देंगे, 2-2 टॉपिक लेकर के, ठीक है। आज की जो क्लास हमारी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की है, तो इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले हमें ये देखने की ज़रूरत है कि जब हम लोग पर्यावरण पढ़ते हैं तो पर्यावरण की बिल्कुल बेसिक से हम एडवांस पढ़ा रहे हैं। देखिए, पर्यावरण की हमें परिभाषा पता होनी चाहिए। पर्यावरण क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, हमें उसमें क्या जानने की ज़रूरत है, पारिस्थितिकी क्या होता है, पर्यावरण क्या होता है, ये चीज़ें समझने की हमें बहुत ज़रूरी है। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं पर्यावरण क्या है। तो जब हम लोग बात पर्यावरण की करते हैं तो पर्यावरण में हमें डिफिनीशन पता होनी चाहिए कि पर्यावरण का अर्थ है चारों ओर से घेरना, ठीक है। यानी कि जो इसकी उत्पत्ति हुई है, इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द के इन्वायरनर से हुई है, ठीक है, इन्वायरनर से। अब देखो, जब हमने ये तो परिभाषा पढ़ी किताबी, जो किताब में होती है, लेकिन हमको अपने शब्दों में किसी को समझाना हो तो कैसे समझाओगे? तो सीधी सी बात है, समझ लेना कि हमारे आसपास की वस्तुएं जिन्हें हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं, वो सब पर्यावरण के अंतर्गत आता है, ठीक। वो सब किसके अंतर्गत आता है? पर्यावरण। एक वर्ड आपने पढ़ा होगा पारिस्थितिकी, तो पर्यावरण के अंतर्गत ही पारिस्थितिकी आता है। अब जब पर्यावरण के हमने क्या कहा आपसे कि पर्यावरण के अंतर ही पारिस्थितिकी आता है। पारिस्थितिकी में क्या होता है? पारिस्थितिकी में तंत्र में पर्यावरण के भीतर जीवों, उनके भौतिक परिवेशों, बीच में रहने वाले लेन देन संबंधों की विशिष्ट प्रणाली होती है। तो पर्यावरण के ही अंतर्गत जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये जो सब जो एक श्रृंखला है, वो सब क्या होती है? पारिस्थितिकी तंत्र होता है। वो किसके अंतर्गत आता है? पर्यावरण के अंतर्गत आता है। तो पर्यावरण की हमने डिफिनीशन समझ ली कि इसे हम, जो हमारे आसपास है, जिसे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, जो हमें चारों ओर से घेरे, वो पर्यावरण कहलाता है। अब जो हमें चारों ओर से घेरे होगा उनमें कौन कौन से होंगे? तो उनमें आप लोगों के लिए कुछ सजीव घटक होंगे और कुछ निर्जीव घटक होंगे। सजीव घटक में हम लोग देखते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतुओं को। निर्जीव घटक में देखते हैं पर्वत, पहाड़, पानी, प्रकाश, नमी और खनिज। आई होप यहाँ आपने इतनी बात अच्छे से समझ ली कि पर्यावरण है क्या,
ठीक है, पर्यावरण की क्या डेफिनेशन है यहाँ आपको समझ में आ गया। इसके आगे हम लोग लीजिए, अब जब हम लोग बात करते हैं पर्यावरण की, तो पर्यावरण की डेफिनेशन तो समझ ली, लेकिन पर्यावरण से कुछ शब्द हैं जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछता है। एक एक हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं, कुछ भी छूटेगा नहीं जब पर्यावरण और पारिस्थितिकी आप पढ़ रहे होंगे। अब देखिए, ये वो टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, पूछता आपसे ये है कि बताइए कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। जैसे पर्यावरण के जनक किसको कहा जाता है, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहा जाता है। भारतीय पारिस्थितिकी या भारतीय पर्यावरण विज्ञान के जनक किनको कहा जाता है, तो रामदेव मिश्र को कहा जाता है। किनको, रामदेव मिश्र को। और सिर्फ आपसे पर्यावरण के जनक पूछे तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, और भारतीय वर्ड जोड़ दे तो रामदेव मिश्र। प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक कौन थे, तो संत श्री जम्बेश्वर जी महाराज थे। ये इन्होंने ही बिश्नोई पंथ समाज की संस्थापक करी थी, संस्थापक रहते, स्थापना करी थी। ठीक है, पारिस्थितिकी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया, तो अर्नस्ट हाइकल ने 1866 में किया था। पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग प्रथम बार किसने किया, तो एनजी टांसले ने किया 1935 में। आधुनिक पारिस्थितिकी तंत्र के जनक कौन है, तो यूजीन ओडाम है। कौन है, यूजीन ओडाम है। ये आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट इसका ले लो, बिल्कुल इसी तरीके से आप याद करिएगा। पर्यावरण में जो क्वेश्चन बनता है पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बेसिक से, तो वो यहाँ से एक क्वेश्चन निकल के आता है। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आगे हम लोग देखते हैं। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, पर्यावरण के बारे में पढ़ा, पर्यावरण के कुछ फैक्ट पढ़े। पर्यावरण के जब हम लोगों ने फैक्ट देख लिए, तो फैक्ट देखने के बाद अब हमारे ये बात समझ में आई कि हमें पर्यावरण के घटक भी जानने हैं कि पर्यावरण के घटक वास्तव में क्या होते हैं, कौन कौन से पर्यावरण के घटक होते हैं। तो पर्यावरण के जब घटक की हम लोग बात करते हैं, यानी कंपोनेंट की बात करते हैं, तो इसके मुख्यतः 3 घटक होते हैं। अन्य अन्य किताबों में अलग अलग तरीके से दिया है, 2 घटक दिए हैं। ठीक है, किसी में 3 घटक दिए हैं। तो घटक मोस्टली 3 ही होते हैं। एक घटक होता है जैविक यानी बायोटिक जिसको बोलते हैं, एक घटक होता है अजैविक, उसी को हम लोग अबायोटिक बोलते हैं। एक घटक होता है मानव निर्मित या सांस्कृतिक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैन मेड कंपोनेंट। ठीक है, 3 घटक हमारे पास हैं। अच्छा, जैविक घटक क्या होता है, तो जैविक घटक क्या होते हैं, तो जैविक घटक इनमें सभी प्रकार के सजीव आते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, जैविक का मतलब सजीव और अजैविक का मतलब निर्जीव होता है। तो जैविक घटक का मतलब है जिनमें सजीव शामिल होते हैं। अब उदाहरण में पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया वगैरह, ये सब जो आते हैं ये जैविक घटक है। जिनमें जीवन है वो सारे जैविक घटक के रूप में आते हैं। अजैविक घटक उन्हीं को हम लोग फिजिकल कंपोनेंट या भौतिक घटक के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनमें निर्जीव वस्तुएं शामिल हैं। ठीक है, जो जीवन को आधार देती हैं, लेकिन इनमें खुद जीवन नहीं होता है। जैसे पर्वत, पहाड़, मरुस्थल, तापमान, गैस, महासागर, नदियां आदि। अब नदियां क्या है, हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। खुद में जान नहीं है, लेकिन हमारे जीवन के लिए, हमारी जान बचाने के लिए कितना उनका योगदान है हमारे जीवन में, आप इस बात को समझ सकते हो। तो वही बात लिखी है, जो जीवन को आधार देती हैं लेकिन उनमें खुद में जीवन नहीं होता है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे हमने पर्वत, पहाड़, मरुस्थल, तापमान, गैसों का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, खुद में जीवन नहीं है लेकिन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, हीलियम हो, जो भी गैसें उपलब्ध हैं वायुमंडल में, कितना इंपॉर्टेंस रखती हैं हमारे जीवन में, ये भी बात आप समझ गए। अब हम लोग देखते हैं कल्चरल या मानव या मैन मेड कंपोनेंट, इसी को सांस्कृतिक या मानव निर्मित कंपोनेंट कहा जाता है। अच्छा, इनके तीनों पार्ट आप याद रखिएगा, अजैविक को भौतिक कहते हैं, सांस्कृतिक को मानव निर्मित कहते हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चन जरूर आता है। अब देखिए, जब हम लोग सांस्कृतिक पढ़ते हैं तो इसमें मानव द्वारा निर्मित वातावरण शामिल होता है, इसको खुद मानव तैयार करता है। ठीक है, जैसे इमारतें हैं, सड़कें हैं, उद्योग हैं, रीति रिवाज हैं, मंदिर हैं, ये सब किसके द्वारा तैयार होते हैं, तो मानव के द्वारा तैयार होते हैं। इसीलिए इसको कल्चरल या मैन मेड कंपोनेंट की उपमा दी गई है। आई होप ये भी आपने घटक समझ लिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं लिखी है जो आपको समझ में ना आई हो। क्वेश्चन बिल्कुल अगर यहाँ से बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक घटक है, और उसमें देता है आपका पेड़ पौधे, नदियाँ, बैक्टीरिया, सड़कें, तो आपको उसमें तुरंत देख लेना है कि अजैविक घटक का मतलब जिसमें जीवन नहीं है, तो आप तुरंत टिक लगाओगे कि कौन से, नदियाँ। लेकिन
उसमें एक शर्त है कि वो हमें आधार देती हैं जीवन जीने का, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको टेकल कर लोगे। क्वेश्चन हमने आपको बताया नोट्स जो भी आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं वो पूरा बेसिक से एडवांस, अभी आप बेसिक समझ रहे हो, ठीक है। इसका ये चीज़ आप समझ गए होगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसका बैच चल रहा है तो कल ही से इसका बैच हम लोगों को बंद करना था, क्योंकि एडमिशन जो इसकी फीस थी, जो स्टार्टिंग के 100 बच्चे थे उनके लिए ऑफर था, ठीक है। इसके बाद इसकी फ़ीस इंक्रीज करनी थी, तो बहुत सारे कमेंट आज आ गए थे, तो हमने उसको अभी आज के लिए छोड़ रखा है। तो आज रात के बाद हम उसकी फ़ीस बढ़ा देंगे। तो प्लीज़ जिनको भी ज्वाइन करना, इसके बाद मौका नहीं देंगे, तो आप लोग जा करके चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा। आज ही सिर्फ उसका अंतिम समय है, आज ही उसकी अंतिम डेट है। इसके बाद हम फीस बढ़ाएंगे, ठीक है। तो बैच में आपको मिलेगा क्या, तो पूरा कंटेंट, एक तो यूपी ट्रिपल एससी के जितने 15 सालों के पेपर हुए, 20 सालों के, उनकी पीवाईक्यू मिलेगी। दूसरा आपको यूपी स्पेशल अलग से मिलेगा, पूरा सामान्य अध्ययन मिलेगा, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी वाला पूरा मिलेगा, प्लस करंट अफेयर मिलेगा, ठीक है। इतने 5 पीडीएफ आपको मिलेंगी, ठीक है। पीडीएफ मिलेंगी, ध्यान रखना। एप्लीकेशन पे कोई क्लास नहीं होती है, क्लास हम सिर्फ यूट्यूब पे कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप चाहो तो नोट्स बना लो, लेकिन सारी क्लासें नहीं हो पाती हैं, ये फिर भी हम आपको बता रहे हैं। हम 1 महीने में, यानी कि लगभग जून के लास्ट तक में पूरा कंप्लीट करके आप लोगों को कंटेंट उपलब्ध करा देंगे। तो आप इस तरफ जब भी वीडियो आए आप लोग वीडियो देखिएगा, और उस तरफ आप क्या करिएगा कि अपना कंटेंट पूरा रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस बेस्ट करते रहिएगा। पूरा जो कंटेंट है सरल भाषा में लिखा गया है, टॉपिक वाइज कवरेज है, ठीक है। पूरी बुक पीडीएफ के फॉर्म में उपलब्ध है। ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, तो आप चाहो तो व्हाट्सएप से जानकारी ले लो, वरना आप डायरेक्ट जीएस रिव्यू का ऑफिशियली एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। जाकर के एप्लीकेशन जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे पेड बैच में जाकर के आपको डिटेल। तो हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण के बारे में हमने कुछ फिर फैक्ट देखे कि पर्यावरण का जनक, पारिस्थितिकी तंत्र का जनक, भारत में पारिस्थितिकी तंत्र का जनक है। इकोसिस्टम शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया, आधुनिक इकोसिस्टम के जनक कौन है, ये देखा। फिर हमने देखा इसके कंपोनेंट कितने होते हैं, घटक कितने होते हैं, जैविक, अजैविक और मानव निर्मित, ये भी हमने देखा। अब हम लोग देख रहे हैं क्या, अब हम लोग देख रहे हैं कि पर्यावरण के कितने मंडल होते हैं, इन्वायरमेंट के कितने डोमेन्स होते हैं। तो इनसे भी क्वेश्चन आता है, तो हमको देखने की ज़रूरत है। देखिए इसमें 4 होते हैं मुख्य रूप से। एक कौन होता है, वायुमंडल, एक होता है जलमंडल, एक होता है स्थल मंडल, और एक होता है हमारा क्या, जीवमंडल। जीवमंडल, स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल, 4 हमारे पास मंडल हैं। सबका अपना एक रोल है जीवन में। जैसे वायुमंडल, इसके मुख्य घटक, वायुमंडल क्या है, किससे बना होता है, वायु, वायु मतलब गैस, ये गैस से बना होता है। जलमंडल, जल में क्या क्या पाया जाता है, जलमंडल में तरल ठोस गैसें, स्थल मंडल में ठोस चट्टानें और मिट्टी, और जीवमंडल में सभी जीव जंतु, यानी कि पेड़ पौधे जीव जंतु पाए जाते हैं। अच्छा, इनकी प्रकृति वायुमंडल की कैसी होती है, तो गैसी होती है, और जलमंडल की तरल और भाप के रूप में होती है, जबकि स्थल मंडल की टोटली ठोस होती है। अब स्थल का मतलब जमीन, जमीन का मतलब ठोस, और जीवमंडल में जैविक चीज़ें पाई जाती हैं। मुख्य कार्य इनका दमन और सुरक्षा करना होता है वायुमंडल में, वायुमंडल का। जलमंडल का जल आपूर्ति, स्थल मंडल का आधार और पोषक तत्व और जीवन को सहारा देना जीवमंडल का मुख्य उद्देश्य है। क्षेत्र की बात करें तो वायुमंडल पृथ्वी के ऊपर वाली सतह है, और जलमंडल सतह और सतह के नीचे का क्षेत्र है जलमंडल, और स्थल मंडल जो सबसे ऊपरी परत है पृथ्वी की वो है, और तीनों मंडलों का जो मिलान स्थल होता है उसको कहते हैं हम लोग बायोस्फीयर, यानी कि जीवमंडल। तो ये जो आपने पढ़े यहाँ पे 4 इसके मंडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज़। चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी, बेहतर समझ में आ रही होंगी। आप इन चीज़ों को बेसिक से, हमने कहा एडवांस तक पढ़ाएंगे, तो वही चीज़ें आपको समझ के चलनी है। चलिए आगे देखते हैं। तो आपने अभी पर्यावरण के बारे में समझ लिया। पूरा चैप्टर का क्या नाम है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र। इसी में हम लोग पढ़ेंगे 10% का नियम, इसी में इसके घटक पढ़ेंगे, इसी में हम लोग इसकी खाद्य श्रृंखला को पढ़ेंगे, ठीक है। सारा सब कुछ देखने वाले हैं। अभी हम लोग आप लोगों को पर्यावरण के बेसिक पूरा समझा रहे थे, ठीक है। पारिस्थितिकी का बेसिक समझ लेते हैं। तो पारिस्थितिकी के बेसिक में जब हम लोग पढ़ते हैं तो पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा हम लोग पढ़ते हैं। तो जैसे पर्यावरण की पढ़ी, पारिस्थितिकी क्या है, तो देखो इकोलॉजी क्या है। तो इकोलॉजी, इसमें हम मनुष्यों, जानवरों और अन्य भौतिक घटकों जैसे पानी, जलवायु के साथ परस्पर संबंधों का अध्ययन करते हैं। उत्पत्ति इसकी इकोलॉजी शब्द से मिलकर के हुई है 2 शब्दों से। एक है
आइकोस, दूसरा है लागोस। आइकोस का अर्थ होता है रहने का स्थान या घर, और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करने वाला। यानी कि जो रहने का स्थान यानी कि जो घर के अध्ययन करने वाला होता है उसी को हम लोग कहते हैं क्या, इकोलॉजी। यानी हमारे रहने के घर का स्थान या हमारे रहने के घर का जो अध्ययन करता है वो हमारा इकोलॉजी कहलाता है। सबसे पहले जब हम लोग श्रृंखला देखते हैं तो नीचे देखते हैं एक जीव होता है। जीव, जब कई जीव मिलते हैं जनसंख्या बनती है। जब कई जनसंख्या के लोग मिलते हैं तो एक समुदाय बनता है। जब कई समुदाय मिलकर के बनते हैं तब एक पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। जब कई पारिस्थितिकी तंत्र मिलकर के बनाते हैं तो एक बायोम बनता है। जब कई बायोम मिलते हैं तब एक बायोस्फीयर बनता है, यानी कि जैव मंडल बनता है। तो इसको भी आपको याद रखना है। अभी हमने इस पेपर में क्या समझा, इसमें हमने समझा कि हमको पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, कितने शब्दों से मिलकर के बना है, उसकी क्या डिफिनीशन है, जो सरल भाषा में हम दूसरे को समझा सकें। तो ये हमने समझ लिया था पारिस्थितिकी तंत्र, इसकी डिफिनीशन समझ ली थी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं जो इकोलॉजी का जो लेवल होता है। समझे किसका लेवल, इकोलॉजी का जो लेवल होता है संगठन का, वो हमें समझने की जरूरत है कि पारिस्थितिकी संगठन का स्तर क्या होता है। स्तर से चूंकि क्वेश्चन आता है तो ये हमें जानने की ज़रूरत है। तो उसमें स्तर को हमने नीचे से चालू किया है, जीव से, और ये ऊपर इसी तरीके से हम इसको लेते हुए चलेंगे। ठीक है, तो जीव क्या होता है, एक अकेला सजीव, यानी जैसे एक पेड़, एक आदमी या एक मछली, वो एक जीव कहलाता है। देखो बहुत इसमें बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, चीज़ों को बहुत बारीकी से समझते चलिएगा। ठीक है, यही बाद में हम लोग गलतियां करते हैं। जब नॉर्मल से कीवर्ड आते हैं ना, जब क्वेश्चन बहुत नॉर्मल आ जाता है ना, तो हमारा दिमाग वहाँ काम करना बंद कर देता है, क्योंकि हम तैयारी इतनी डेप्थ में करके जाते हैं कि जब कोई छोटा सा क्वेश्चन आता है तो हम उसको टिकल नहीं कर पाते। छोटा सा टिकल इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम उसकी डेप्थनेस के चक्कर में उन छोटी छोटी चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं। तो आपको ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि जीव क्या है, यानी एक अकेला सजीव, यानी जैसे एक पेड़, एक आदमी या एक मछली, एक जीव कहलाता है। जनसंख्या या प्रजाति क्या होती है, एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले एक ही प्रजाति के जीव, जैसे तालाब में रहने वाली एक प्रजाति की मछलियां, ना कि तालाब में रहने वाली सभी मछलियां। इस बात को याद रखना, ना कि तालाब में रहने वाली सभी मछलियां, वो नहीं होंगी प्रजातियां। वो प्रजाति किसको कहेंगे, तालाब में रहने वाली एक प्रजाति की सभी मछलियां। ठीक, समुदाय क्या होता है, यानी कम्युनिटी क्या होता है, एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाली विभिन्न प्रजातियों की जनसंख्या, जैसे तालाब में रहने वाली सभी मछलियां। अब यहाँ पे समुदाय आ जाएगा, क्योंकि समुदाय में हम कहेंगे मछली, तो मछली में जितनी भी वैरायटी मछली की होती होंगी वो सारी आ जाएंगी समुदाय में। ठीक है, लेकिन जब सिर्फ कहेंगे प्रजाति, यानी कि सिर्फ एक प्रजाति की बात कर रहे हैं, यानी कि तालाब में एक मछली की जो प्रजाति होगी वो प्रजाति में आएगी। परितंत्र यानी इकोसिस्टम, एक ऐसा तंत्र जहाँ जीवधारी अपने भौतिक पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, इकोसिस्टम कहलाता है। बायोम, विशाल जलवायु, वनस्पति और जीव जंतुओं वाला एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र, जैसे टुंड्रा वन या सवाना वन, ये बायोम कहलाते हैं। जीवमंडल यानी बायोस्फीयर या स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल का मिलन स्थल केंद्र होता है, इसी को हम लोग कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व या जीव मंडल। आई होप यहाँ तक भी आप समझ में चीज़ें आपके आई होंगी। पारिस्थितिकी तंत्र के हम लोगों ने ऊपर क्या पढ़े, तो हम लोगों ने पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ा। फिर इसके बाद हम लोगों ने पारिस्थितिकी तंत्र का जो स्तर था, यानी कि लेवल ऑफ द इकोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, संगठन उसका था, वो हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, यानी कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। ऊपर हमने किसके घटक पढ़े थे, ऊपर हमने घटक पढ़े थे इन्वायरमेंट के 3 घटक, कौन कौन से, जैविक, अजैविक और मानव निर्मित, ऊपर वो पढ़े थे। अब हमको यहाँ पे पढ़ना है इकोलॉजी के घटक, इकोसिस्टम के घटक, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। ठीक है, देखो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है। पर्यावरण के घटक अलग हैं, यहाँ पे इसके घटक अलग हैं। पर्यावरण में 3 घटक थे, उसमें कौन सा था, उसमें था देखो जैविक, अजैविक और मानव निर्मित, या उसी को हम लोग कहते थे सांस्कृतिक। लेकिन यहाँ पे 2 हो जाते हैं, जैविक, अजैविक, और वो जो मानव निर्मित था यानी कि कल्चरल था, सांस्कृतिक था, वो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अजैविक घटक का मतलब है निर्जीव तत्व, यानी कि इसके 3 पार्ट हो जाते हैं। एक हो जाता है भौतिक, दूसरा देखो अजैविक के 3 पार्ट हैं, भौतिक, कार्बनिक, अकार्बनिक। क्यों, क्योंकि अजैविक माने यानी अबायोटिक में आते हैं निर्जीव, निर्जीव में 3 चीज़ें आती हैं, भौतिक भी हो सकती हैं, अकार्बनिक भी और कार्बनिक भी। जैसे भौतिक में
ये आपको याद रखनी है, उदाहरण आपको याद रखने हैं, क्योंकि उदाहरण से ही क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में कौन सा भौतिक घटक का उदाहरण नहीं है। भौतिक घटक के उदाहरण में वायु, तापमान, प्रकाश, जल, आर्द्रता आते हैं। अकार्बनिक में मृदा, गैस, खनिज, चट्टान आती हैं। कार्बनिक में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा आते हैं देखने को, ठीक है। तो इनके उदाहरण आपको याद रखने हैं। जैविक यानी बायोटिक घटक यानी सजीव वस्तुएं जिनमें आती हैं, इनमें 3 आते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ठीक। ये आते हैं किसमें? जैविक घटक में। तो ये इसके घटक भी हमने देख लिए। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कितने हो गए? 2 हो गए। और पर्यावरण के कितने घटक थे? 3 घटक थे। उसमें मानव निर्मित घटक जुड़ जाता है। बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, कोई सस्पेंस। अब हम लोग देखते हैं जैविक घटक का विवरण। विवरण का मतलब है जो हमने आपको अभी बताया ऊपर, क्या कि जैविक घटक में 3 चीजें आती हैं। कौन कौन सी 3 चीजें? एक थी उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो उसी के हम लोग देख रहे हैं पार्ट, उनका विवरण देख रहे हैं कि जो उत्पादक, उपभोक्ता और क्या बताया? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये जो 3 हैं इनमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है इनमें। जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है तो वो देखने की हमें ज़रूरत है। तो जब हम इसको पढ़ते हैं कि जैविक घटक के उदाहरण, क्योंकि भाई अजैविक में आपने क्या पढ़ा था अभी ऊपर, जो पर्यावरण पारिस्थितिकी के हम लोग देख रहे थे, क्या पारिस्थितिकी तंत्र के हम लोग देख रहे थे घटक। इसमें हमने अजैविक के देखे, जैविक के देखे। अजैविक में हमने 3 देखे, भौतिक, कार्बनिक, अकार्बनिक। जैविक में हमने 3 देखे, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो इसी को हम लोग जैविक वाले के देख रहे हैं, उत्पादक को, उपभोक्ता को और अपघटक को, डिकम्पोजर को। यानी अब देखो, उत्पादक वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उत्पादक कहलाते हैं। जैसे पेड़ पौधे वगैरह इसमें आते हैं, इन्हें स्वपोषी घटक भी कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे और शैवाल, ये प्रकाश संश्लेषण के क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर क्या होते हैं? ये वे जीव जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादकों एवं अन्य जीवधारियों को खा करके पूरा करते हैं, वो उपभोक्ता कहलाते हैं। इन्हें परपोषी कहा जाता है। भाई स्वपोषी जो स्वयं भोजन बनाते हैं, परपोषी जो दूसरे पे निर्भर रहते हैं। यही तो बात होती है ना। जैसे सभी जीव जंतु, सभी जंतु भोजन के आधार पर इनके भी 3 श्रेणियां हो जाती हैं। देखो, आपने यहाँ पे उपभोक्ता को तो बहुत अच्छे से समझ लिया, ठीक। अब हम लोग उत्पादक को अच्छे से समझ लिया, जो स्वयं भोजन बनाते हैं, ठीक है। जैसे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे वगैरह आते हैं। उपभोक्ता में जो दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, ठीक है, वो यानी कि परपोषी कहलाते हैं। इनके भी 3 श्रेणियां हैं, किसके? भोजन के आधार पे। पहली है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में गाय, भैंस, बकरी। द्वितीयक में शेर, बाघ, लोमड़ी। तृतीयक में मनुष्य, सांप और मोर आता है, ठीक है। इस तरीके से इसको भी आपने समझा। अब घटक यानी डिकम्पोजर क्या होते हैं? तो वे जीव जो अपना भोजन उत्पादकों और उपभोक्ताओं के मृत शरीर को अपघटित करके यानी डिकम्पोज करके प्राप्त करते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं अपघटक। इन्हें मृतपोषी भी कहा जाता है, क्योंकि जब कोई जीव मर जाता है, ठीक है, या पेड़ हो या कोई जीव हो, जब वो मर जाता है तो डिकम्पोजर जो होते हैं वो क्या करते हैं? उनको अपघटित करके अपना भोजन बनाते हैं। जैसे कवक, जीवाणु, ठीक है, इन्हें प्रकृति में पोषण का चक्रणदाता भी कहा जाता है। ये आप देख रहे होगे इमेजेस में कि लकड़ी में भी कुछ छोटे छोटे फंगस पाए जाते हैं, जीवाणु पाए जाते हैं, जो उसको अपघटित करके अपना भोजन का निर्माण करते हैं। बेसिक यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग समझने वाले हैं पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार, 10% का नियम, खाद्य श्रृंखला। ये सब चीज़ें हम अगले वीडियो में बताएंगे आप लोगों को। क्यों? क्योंकि वीडियो हो जाती है ज़्यादा लंबी तो आप लोग भी डिस्ट्रैक्ट होने लगते हो। तो छोटी छोटी वीडियो में हम चीज़ों को कवर कर देंगे, निश्चिंत रहिएगा। पूरा आपदा प्रबंधन और पर्यावरण लगभग 10 से 12-13 क्लासों में कंप्लीट हो जाएगा, 10 नंबरों का। बिल्कुल डेप्थ में डाटा को कंप्लीट करेंगे, निश्चिंत रहिएगा। बस आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो और ये बता दिया करो सर वीडियो कैसी लगी आपको देखने पे, ठीक है। वीडियो में जो आपको सिलेबस बताया है ना, उसको जरूर स्क्रीनशॉट रखिएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका पूरा सिलेबस कवर होगा। चलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।